बिहार प्रदेश के जिला बक्सर का एक गांव लगता है सोनवर्षा। वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ग्राउंड के अंदर दो बालकों में आपस में लड़ाई हो जाती है। एक बालक दूसरे के घर जाता है शिकायत करने की कि तुम्हारे लड़के ने मेरे साथ मारपीट की है। जैसे वो जाता है, लड़के का नाम चंदन मिश्रा होता है और दूसरा लड़का जिसने मारपीट की थी उसका नाम सोनू मिश्रा होता है। सोनू मिश्रा के घर जाकर चंदन मिश्रा ने शिकायत की कि तुम्हारा लड़का मुझे मार रहा है, पीट रहा है। बात यहीं पर नहीं थमती है, बल्कि सोनू मिश्रा ने एक बार फिर से अपने ही घर पर चंदन मिश्रा को बहुत जमकर पीटा। वो पिटाई करता है। उसके बाद फिर रोता हुआ चंदन मिश्रा अपने घर पहुंचता है, अपने पिताजी की बंदूक उठाता है, इनकी राइफल उठाता है और सीधा उसके घर पहुंचता है और जाकर उसमें गोलियां मार देता है। गोली मारकर सोनू मिश्रा की हत्या कर देता है। गांव में इस गोली की आवाज सुनने के बाद जब लोग मौके पर पहुंचते हैं तो तत्काल ही उस चंदन मिश्रा को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस से कहते हैं कि एक हत्या हुई है। पुलिस आती है, उस लड़के को लेके जाती है, लेकिन वो नाबालिग था, इसलिए उसको आरा की जो बाल सुधार गृह होता है वहां पर रखा जाता है। और इसी बाल सुधार गृह के अंदर एक और लड़का था जिसका नाम शेरू सिंह होता है। शेरू सिंह ने मारपीट की थी और मारपीट के बाद यहाँ इस बाल सुधार गृह में बंद था। इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि अब दोनों ने जीना मरने का बिल्कुल साथ फैसला कर लिया था। इन्होंने अपनी जिंदगी में जब तक साथ साथ रहे तब तक इतना आतंक मचाया कि इनके नाम से लोग थर्राते थे, डरते थे, कांपते थे। और जब इनमें से एक का अंत हो जाता है तो पूरा देश इसी बात पर चर्चा करने लगता है कि आखिरकार इसका अंत क्यों होता है। चंदन मिश्रा का दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा हो जाती है। कौन थे वो शूटर और कहां से आए थे, आज की कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छी घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस अच्छी घटना है बिहार की राजधानी पटना का एक थाना लगता है शास्त्री नगर, और शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का एक इलाका है राजा बाजार। और राजा बाजार के अंदर पारस HMRI हॉस्पिटल है जो कि बहुत ही मशहूर है। 17 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 7:18 के आसपास की बात थी। सेकंड फ्लोर पर ICU होता है। ICU का कमरा नंबर होता है 209। उस कमरा नंबर 209 में 3 सदस्य थे, 3 लोग मौजूद थे। इसमें एक चंदन मिश्रा होता है जो अपना उपचार कराने के लिए, उसको पाइल्स की बीमारी थी, उसका इलाज कराने के लिए वो आया हुआ था। उसके साथ देने के लिए, वहां उससे बातचीत करने के लिए एक जैसे तीमारदार होते हैं, एक का नाम दुर्गेश पाठक होता है, दूसरे का नाम कृष्णकांत पांडे होता है। अर्जुन दरअसल तीनों थे यहाँ पर। इसी बीच बातचीत करते करते चंदन मिश्रा ने कहा कि मैं वॉशरूम होके आता हूँ और मैं यूं आया, लेकिन बातचीत में कुछ इस तरह से वो आपस में इतने मग्न हो रहे थे कि वो जो एक काफी देर से बार बार बोल रहा है कि मैं वॉशरूम जाता हूँ, लेकिन वॉशरूम नहीं जाता। इसी बीच में दरवाजा खुलता है और दरवाजा जैसे ही खुलता है तो एक शूटर जो होता है, जिसने अपने चेहरे पर कोई ना तो उसे छुपाया हुआ था, ना सिर पर कोई कैप लगाई हुई थी, बाकी जो 4 शूटर उसके पीछे पीछे आ रहे थे, सबके सर पर कैप लगी हुई थी, टोपी लगी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर लगभग 10-12 राउंड गोलियां चलती हैं। अब यहाँ जो जिसको बाथरूम जाना था वो तो मारा जाता है क्योंकि गोलियां उसको ही मारनी थी। और जो कृष्णकांत पांडे होता है वो छुप कर बाथरूम में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। दुर्गेश पाठक जो होता है वो भी हालांकि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके पैर के एक अंगूठे में गोली के मतलब छर्रे लग जाते हैं। बस लगभग 15 मिनट के बाद फिर हॉस्पिटल में स्टाफ आता है। गोली सुनने के बाद उसके बाद सोशल मीडिया पर बात चलती है। जो यहाँ पर CCTV फुटेज थी वो वायरल होती है। हॉस्पिटल के बाहर जो CCTV फुटेज थी, पता चलता है कि 5 शूटर थे, लेकिन 5 शूटरों के साथ एक और व्यक्ति था जिसने हेलमेट लगाया हुआ है। शायद उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी। वो एक ऐसा मध्यस्थता करने वाला था कि किसने उससे कहा है और इन शूटरों को पूरी कहानी बता गया है कि आपको पारस हॉस्पिटल में सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 209 में जाना है। शायद इस तरह की बातें कर रहा था जब ये गली में खड़े हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो दिशा निर्देश देता है, आराम से वहां से चला जाता है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि तौसीफ उर्फ बादशाह जो कि फुलवारी शरीफ थाना लगता है वहां का रहने वाला होता है। पिछले दिनों रमजान के महीने में दुर्गा मंदिर के पास गोलियां चली थी, उसमें भी इसी व्यक्ति का, इसी शूटर का नाम आया था, तौसीफ उर्फ बादशाह। इसके जो पिता हैं वो हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और माँ इसकी शिक्षिका है। यही वो लड़का है जिसने कैप नहीं लगाई हुई थी, यानी कि यही वो शूटर है जिसने कैप नहीं लगाई हुई थी। बाकी ने अपने आप को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक इसी स्टाइल में आया था जैसे कभी मुंबई के अंदर डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे इस तरह से गोलियां चलाया करते थे। इसके ऊपर ज्यादा बड़ा अपराध तो नहीं है, लेकिन अभी ये शुरुआत है और शुरुआत में ही ये अपने आप को ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि न कोई कानून का डर है, ना ही से पुलिस का डर है और न ही किसी बदमाशों का, ये गैंगस्टर का इसको डर है। जिस तरह से इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया, आराम से घर पे भी मिल जाता है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। बाकी जो उसके साथ थे बलवंत, मन्नू, सूरजभान, वो 5वां सदस्य जिसके टोपी
थी। वो कौन था अभी उसका नहीं पता चल पाया है, और जिसने हेलमेट लगाया हुआ था उसका भी अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि जब ये जाते हैं तो वाकायदा वो हवा में पिस्टल लहराते हुए वो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। उनको लग रहा था कि जो काम करके आए हैं इससे बढ़िया काम तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें खुशी का जो इजहार कर रहे थे। दरअसल ये जो मरने वाला है इसका नाम चंदन मिश्रा है। अगर हम इसकी कहानी एक बार फिर से जानने की कोशिश करें तो बिहार प्रदेश का जो जिला लगता है बक्सर जिले में ही एक थाना लगता है, औद्योगिक थाना, और औद्योगिक थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सोनवर्षा। दरअसल यहाँ के रहने वाले श्रीकांत मिश्रा उर्फ मंटू मिश्रा, ये अपने गांव के ही लगभग 2 बार ये मुखिया चुने गए थे, और इनका अपने इलाके में अपने गांव में एक दबदबा था। दबदबा इसलिए था क्योंकि मुखिया थे, लोग इनकी बात मानते थे, लोग इनको वोट देकर इनको मुखिया चुनते थे, इसलिए लोगों में, हर तरह के लोगों में इनका अपना एक प्रभाव हुआ करता था। शायद इसी प्रभाव के चलते जो लड़का था वो अपने आप से बाहर रहता था। इकलौता लड़का जिसका नाम चंदन मिश्रा होता है। चंदन मिश्रा दरअसल इकलौता होने की वजह से उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। शायद बाप की नजर बेटे पे उस लेवल तक नहीं थी जिस लेवल तक होनी चाहिए थी, जो कन पकड़ी होनी चाहिए थी, जो डांट फटकार लगनी चाहिए थी, जो उसको सही रास्ते पे चलने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, शायद वो नहीं दी जा रही थी। यही कारण था कि उनकी एक लाइसेंस से राइफल होती है, और लाइसेंस से राइफल से उसने अपने ही गांव के सोनू मिश्रा का इसलिए मर्डर कर दिया था क्योंकि उसने एक तो क्रिकेट के मैदान में फील्ड में उसको पीटा चंदन मिश्रा को, और जब शिकायत लेकर उसके घर जाता है सोनू के, तो उसके बाद सोनू उसके साथ फिर से मारपीट करता है। इसका बदला लेने के लिए वो सीधा उसको गोली मार देता है। ग्रामीण उसे पकड़ते हैं और पुलिस के माध्यम से बाल सुधार गृह आरा में इसको भेजा जाता है। यहाँ पर उसको एक साथी मिलता है, इसका नाम होता है शेरू सिंह उर्फ ओमकार नाथ सिंह। दरअसल वो बक्सर का एक गांव लगता है सिमरी, वहाँ का रहने वाला होता है, और वो किसी से मारपीट करके आया था और यहाँ पर रह रहा था। दोनों की यानी कि चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। लगभग 3.5 साल के आसपास ये जेल में रहते हैं, क्योंकि ये नाबालिग थे इसलिए उनको एक न एक दिन छूट नहीं था, और 3.5 साल जेल में रहने के बाद जब छूटते हैं तो इसके बाद उन्होंने एक ऐसा आतंक मचाना शुरू किया। उन्होंने अपनी टीम बनाते हैं, टीम में नए लड़के जो नौसखिया होते थे, जो किसी का भी मर्डर करने को तैयार होते थे बिना किसी बात के, जिनको हवाबाजी की ज्यादा शौक होता है, कुछ इसी तरह के होते हैं। तो रंगदारी वसूलना और फिरौती के लिए लोगों को अपहरण करना, इस तरह का काम वो करते थे, और किसी के साथ मारपीट करना और हत्या करना। दरअसल उन्होंने पहली हत्या जो मिलकर की थी वो भोजपुर पंचायत के पूर्व मुखिया होते हैं, नाम का नौशाद होता है। ये बताया जाता है कि किसी ने ये बताया चंदन मिश्रा को कि तुम्हारी जो नौशाद है वो हत्या कराना चाहता है, जबकि एक दूसरे को देखा नहीं था, ना चंदन ने उनको देखा था और ना नौशाद ने चंदन को देखा था। इसके बावजूद भी जब ये किसी ने बीच में अगर खबर दी थी कि चंदन को की हत्या करना चाहते हैं, शेरू को भी मरवाना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों ने, शेरू और चंदन ने मिलकर अब नौशाद को मारने की ये फिराक में जुट जाते हैं, और इन्होंने एक और साथी को बीच में लिया ताकि वे बता सकें कि ये नौशाद है। नौशाद हाईवे पे अपने जा रहे थे बाइक से, और ये तारीख थी 10 मार्च 2011 की तारीख थी। जैसे नौशाद मुखिया ये जा रहे हैं तो इनकी बाइक बिल्कुल बराबर में चल रही थी। एसआर पेट्रोल पंप पड़ता है, और एसआर पेट्रोल पंप के पास ही सर में गोली मारते हैं और नौशाद मुखिया की हत्या कर देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि नौशाद मुखिया के परिवार के किसी भी सदस्य को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। हालांकि उसके परिवार को बहुत सारी सरकार ने वादे किए थे, दावे किए थे कि तुम्हें पैसा भी दिया जाएगा, यानी कि मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी भी दी जाएगी, लेकिन इसके परिवार को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इन्होंने साल 2011 की बात है 6 हत्याएं की थी, हर महीने हत्या कर रहे थे। जैसे 10 मार्च 2011 को नौशाद मुखिया की हत्या की थी, 20 अप्रैल 2011 को भरत राय की हत्या की थी, 4 मई 2011 को हैदर अली की हत्या की थी जो कि जेल का क्लर्क होता है, और 26 जुलाई 2011 को शिवजी खरवार की हत्या करते हैं, और 5वीं हत्या 31 जुलाई 2011 को मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या करते हैं, और जो 6वीं हत्या होती है, इस हत्या से इनके जो पाप का घड़ा था कह सकते हैं कि भर जाता है। 21 अगस्त 2011 की बात है, चूना व्यापारी की जिस तरह से हत्या करते हैं, ये ऐलानिया कत्ल करते हैं राजेश केसरी का, और पहले दिन रंगदारी मांगते हैं, रंगदारी मिलती नहीं है। 20 तारीख को रंगदारी मांगी थी, और ये कह के गए थे कि अगर तुमने हमें रंगदारी नहीं दी तो देख लेना हम तुम्हें कल का सूरज देखने नहीं देंगे। कुछ इस तरह का इन्होंने ऐलान किया था, और 21 अगस्त 2011 को वाकायदे उसके पास जाते हैं और गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर देते हैं। और जैसे व्यापारी की हत्या होती है तो ये यहाँ से भाग जाते हैं, और इनको 50,000 का इन दोनों पर, चंदन और शेरू पर इनाम भी घोषित कर दिया जाता है।
ये जाकर मिलते हैं कोलकाता में, और कोलकाता में इनकी गिरफ्तारी होती है 17 दिसंबर 2012 को, जब इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा था। तो इसी बीच में शेरू सिंह होता है, उसने मौका पाते ही कि पुलिस वाले की पिस्टल छीनता है, और पिस्टल छीनने के बाद कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर ही गोली मार देता है उस पुलिस वाले को। ये हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि एक व्यक्ति, एक बदमाश को कलकत्ता से पकड़ के लेके आते हैं, कोर्ट में हाजिर करते हैं, जज साहब सामने है, बाकी पुलिस भी है, वहाँ वकील भी हैं, और भी आम लोग भी थे, और इसने बिल्कुल डर नहीं था, खौफ नहीं था। शेरू सिंह ने पुलिस वाले की पिस्टल छीन के और उसी को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद इन दोनों को बक्सर की जेल में रखा जाता है, और बक्सर की जेल में रहने के दौरान ही, जो जेल में रहते रहते इनका आतंक कितना बढ़ रहा था, शेरू का और चंदन का, ये दोनों मिलकर जेल के अंदर ही अपने एक नेक्सस चला रहे थे। इनसे कुछ जो नई पौध थे, नए युवा थे, जिनको बदमाशी में डॉन बनने का शौक था, उनको साथ लेते थे। रंगदारी वसूलना, साथ ही फिरौती के लिए अपहरण करना, किसी की भी हत्या करवा देना, इस तरह का काम ही जेल के अंदर से रहकर ही चलता रहा। और इसी बीच में चंदन मिश्रा पर लगभग 25 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, और इस पे भी कुछ मुकदमे कम नहीं थे। आखिरकार ऐसे चलता रहा। जेल में रहते ही ये रंगदारी किसी से वसूलिया करते थे। 23 जुलाई 2015 की ये बात है। दरअसल इन दोनों का आपस में विवाद हो जाता है, और विवाद कुछ इस कदर होता है कि मार पिटाई होने लगती है। और जो मार पिटाई हो रही थी, तो पूरी जेल के अंदर, जो बक्सर की जेल थी, तहलका मच जाता है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, इनमें बीच बचाव करते हैं, लेकिन पता चलता है कि जो दो दोस्त हैं, चंदन और शेरू, दोनों ही आपस में लड़ बैठे हैं। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद फिर इस मामले में एफआईआर दर्ज कराती है। 9 लोगों की, यानी कि 9 कैदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। अब इसके बाद इनको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही 2016 की बात है, सिविल कोर्ट में इन दोनों की तारीख थी, और ये तारीख पे जैसे ही पहुंचते हैं और जैसे इन दोनों दोस्तों का आमने सामने टकराव होता है, तो उसके बाद फिर से ये भिड़ जाते हैं, और भरी कचहरी के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर जब ये मार पिटाई कर रहे थे, तो मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और तभी दोनों ने कसम खाई थी एक दूसरे से अलग होने की। दोस्ती यहाँ 2016 की बात है, सिविल कोर्ट में हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाती है। दोनों दो फाड़ हो जाते हैं। चंदन अपने रास्ते निकल जाता है, और शेरू अपने रास्ते निकल जाता है। शेरू की स्थिति मजबूत होती चली जाती है, और जो चंदन मिश्रा होता है, उसकी स्थिति कमजोर होती चली जाती है। शेरू, पुरुलिया एक जिला लगता है जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसको वहां शिफ्ट कर दिया जाता है, और चंदन मिश्रा को बक्सर से भागलपुर भेजा जाता है, और भागलपुर से पटना के पास एक जेल है बैरो, उसको वहां भेजा जाता है। अभी पिछले दिनों की बात है, 2 जुलाई 2025 को इसको पैरोल मिलती है। हालांकि जो इन्होंने राजेंद्र केसरी की हत्या की थी, उस मामले में शुरुआत में तो शेरू को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है, और बाद में हाई कोर्ट इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाता है, और उसी सजा को ये दोनों काट भी रहे थे। बाकी और मुकदमे जो पेंडिंग चल रहे थे। इसी बीच में 2 जुलाई 2025 को जैसे ही चंदन मिश्रा जेल से छूट कर आता है, इनके पैरोल पे आता है, उसको अपना इलाज कराना था, अपने परिवार के साथ उठना बैठना था, मिलना था। लेकिन इसी बीच में 17 जुलाई 2025 की सुबह 7:18 के आसपास 5 शूटर उस पारस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद लगभग 10 बार गोली चलती हैं, और चंदन मिश्रा का जो चैप्टर था हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, एट द एंड कर देते हैं। और इस अभी पुलिस की जांच पड़ताल में ऐसा ही आ रहा है कि जिसने कैप नहीं लगाया होता, जिसका नाम तौसीफ उर्फ बादशाह होता है, शायद इस गैंग को वो लीड कर रहा था, इन शूटरों को लीड कर रहा था। अब पुलिस की ये जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस जल्दी ही इस मामले में कोई ना कोई खुलासा करेगी, बताएगी इसमें एसआईटी का गठन हो चुका है, और पुलिस की कोशिश है कि किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब ये इसकी मौत की सूचना मिलती है और परिवार के लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो कई लड़के ऐसे थे उस वक्त बहुत जोर जोर से रो रहे थे। तभी जो चंदन मिश्रा के पिता होते हैं, चंदन मिश्रा के पिता ने कहा कि कोई भी अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहाएगा, जिसने मारा है वो मरेगा। यानी कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। अभी न जाने कितने लोगों की और गोलियां से जान जाएगी, कितने नहीं जाएगी, क्या पुलिस ने बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, ये तो खैर जांच के बाद ही, या फिर पुलिस की इतनी जो ईमानदारी से कार्य प्रणाली होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन अभी जो खुलेआम ऐलानिया बता दिया गया कि जिसने मारा है वो मारा जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।